नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने दहली फसादात में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनकी कुछ तफसीलात रखूँगा नामों के साथ। तस्वीर तो है नहीं है लेकिन नामें गिनवाएंगे, वो क्या करते थे, क्या हैं, क्या नुकसान हुआ। इसी तरह दुकान जल रही थी, सामने फायर ब्रिगेड थी, लेकिन इसके बावजूद फायर ब्रिगेड वाले क्लिनिक को बुझाने के लिए नहीं गई, ऐसी एक दास्तां आई है। कलकत्ता में अमित शाह के ख़िलाफ़ जो है नारे लगे हैं गो बैक के, और डॉक्टर कफील की जान को ख़तरा है। जेल में इस तरह का बयान उनकी अहलिया ने दिया है, हाईकोर्ट को ख़त भी लिखा है। तुर्की ने शाम में फ़िज़ाई हमले को बढ़ा दिया है। इस वक्त बाकायदा फ़ौजी कार्रवाई हो रही है और बताया जा रहा है कि 74 शामी फ़ौजी जहन्नम रसीद हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा खबर आ रही है, उसके बारे में जानते हैं। मलेशिया ने नया वज़ीर आज़म को इस्तकबाल किया है, देखते हैं वो कौन है। और तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं उस पर एक नज़र आज करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और हमेशा की तरह आप जिस तरह नए अफराद को जोड़ रहे हैं सीधी बात से, उसको जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन लिंक को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और बारहा आप लोगों से जो अपील की जा रही है इदारे को मजबूत बनाने के लिए हर एतबार से उस पर गौर व क़ौस करें वो अहबाब जो अभी तक इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़े हैं। महकफ नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले आपको जलती दुकान के ऐन सामने फायर ब्रिगेड के होने की कहानी सुनाता हूँ। एक वेबसाइट ने इस खबर को शाये किया है। शिमाली मशरिक़ी दिल्ली में होने वाले फसाद से मुस्तफ़ाबाद असम्बली का इलाका बुरी तरह मुतासिर और बेहाल है। क़यामत का मंजर है, जहन्नम जैसे हालात का नज़ारा है। फसाद की बुझी आग से निकली राख से कुछ ऐसी दर्दनाक और तकलीफ दे कहानियाँ मंजर आम पर आई हैं जिनसे दिल कांप उठता है, जिस्म और रूह में लर्जा पैदा हो जाता है। ऐसा ये किस्सा अशरफी दवाखाना और उस दवाखाने के मालिक चांदबाग के रहने वाले फैज़ान अशरफ का है। मुस्तफ़ाबाद इलाके के चांदबाग में फैज़ान अशरफ की दुकान अशरफी दवाखाना जलकर खाकस्तर हो गई। ये दिल दहला देने वाला दर्दनाक मंजर है जिसमें बिल्कुल करीब की दुकान अशोक फार्म और अशरफी दवाखाना दोनों को जलाकर राख कर दिया गया। अशोक फार्म दुकान का सब कुछ जल चुका है लेकिन साइन बोर्ड बाकी है। बोर्ड से दुकान की पहचान हो रही है लेकिन अशरफी दवाखाना का साइन बोर्ड से लेकर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दुकान में रखी हुई तमाम दुआएं जल चुकी हैं और इस सब पीर की दिन रात तकरीबन 11 और 12 बजे के दरमियान किया गया। इस पूरे साहनिया का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि ये सब कुछ दुकान के मालिक फैज़ान अशरफ की आंखों के सामने हुआ। वो दर्द से तड़पते रहे और उनकी दुकान जलती रही। दुकान के सामने उस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई थी। बार बार उसे अपील की गई और गिड़गिड़ाए आए, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोगों की जानिब से कहकर आग बुझाने से इनकार कर दिया कि वो किसी और जगह आग बुझाने आए हैं। ये सब उस वक्त हो रहा था जब काउंसलर मनोज त्यागी मुस्तफ़ाबाद के रुकन असम्बली हाजी यूनुस के साथ मौके पर मौजूद थे। मनोज त्यागी ने भी कोशिश की और दुकान की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोगों से कहा लेकिन इनकार कर दिया गया। फैज़ान को बताया गया कि वो मौजपुर चौराहा पर जाकर फायर ब्रिगेड की खड़ी गाड़ियों को बुलाकर ले आएँ। फैज़ान बताते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाने के लिए नंगे पैर 1.5 किलोमीटर दौड़ते रहे और चौराहे पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ियां चौराहे पर खड़ी हुई थी और उन्होंने फिर इल्तिजा की लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के शीशे ऊपर कर लिए गए। मौके पर कई सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे और उन्होंने भी फायर ब्रिगेड के लोगों से दरख्वास्त की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फैज़ान अशरफ बताते हैं कि उन्हें फिर से एक नंबर दिया गया कि वो इस नंबर पर फ़ोन करके आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाएं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची लेकिन तब तक सब कुछ जल कर राख हो चुका था। तो नाज़रीन, आपने पुलिस की कार्रवाई सुनी थी। अब इस खबर से फायर ब्रिगेड के अंदर भी किस तरह का मुतासिबाना रवैया था, जिनकी जिम्मेदारी है जलती को बुझाना, लेकिन वो लोग देखे किस तरह शीशे ऊपर चढ़ा लेते हैं और दुकानों को जलने दिया जाता है। ये हालत है इस वक्त जिस किस्म से जो है असबियत भरी जा रही है और जो लोग अपनी जिम्मेदारी को अदा करने से जो है पीछे हट रहे हैं। फायर ब्रिगेड का मतलब ही होता है कि आप इंसानों का मदद करें और जब जल रहे हो तो वहाँ जाए, शीशे चढ़ा लिए गए
और कुछ भी नहीं हुआ। बहरकैफ इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक मरतबा फिर उन तफसीलात के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक रिपोर्ट के साथ सामने आई है। जो तशद्दुद हुआ दिल्ली में, जान गिनवाने वालों की तादाद जो है वो, जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनकी 40 से ज़्यादा हो गई है। इस बीच दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स में भर्ती जख्मियों का इलाज जारी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीटीबी हॉस्पिटल में 34, लोकनायक हॉस्पिटल में 3 और जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में 1 की मौत हो चुकी है। अखबार के मुताबिक अब तक 15 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। उन लोगों में से 30 की शनाख्त हो चुकी है। सबसे पहले मुबारक अली, जिनकी उम्र 35 साल बताई गई है। मुबारक पेंटर का काम करते थे। पसमानदागान में उनकी बीवी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी भतीजी ने बताया वो भजनपुरा में काम करते थे और वहीं से लौट रहे थे। हमें आज से पहले 3 दिन तक उनका पता नहीं चला था। आलोक तिवारी, इसकी उम्र 24 साल है। उत्तर प्रदेश हरदोई के रहने वाले आलोक करावल नगर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वो एक गदा फैक्ट्री में काम करते थे। मोर्चरी के बाहर खड़े उनके बड़े भाई बताते हैं, मैं बता भी नहीं सकता कि फैमिली इस वाक़े से कैसे जूझ रही है, वो बहुत जल्द ही चला गया। मोहम्मद इरफान, इसकी उम्र 32 साल है। इरफान मजदूरी करते थे। उनकी फैमिली में बीवी और 2 बच्चे हैं। हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर उनकी 67 साला माँ आंसू नहीं रोक पा रही है। इरफान के बड़े भाई मोहम्मद फुरकान इनको संभालते हुए कहते हैं वो महीने के 8,000 रुपये कमाता था, अब फैमिली को कौन संभालेगा। राहुल ठाकर, उम्र 23 साल, भजनपुरा के रहने वाले राहुल अप्रैल में होने वाले सिविल सर्विस के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे। राहुल एक आरपीएफ अफसर के सबसे छोटे बेटे थे। उनको सीने में गोली लगी थी। उनके चचाजाद भाई अंकित ने बताया, इलाके में कोई एम्बुलेंस नहीं थी। हम उसको स्कूटर पर लेकर करीब के क्लिनिक में लेकर गए, जहां से उसको जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उसको कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया, लेकिन उसको बचा नहीं सके। सुलेमान, इसकी उम्र 22 साल है। हापुड़ के रहने वाले सुलेमान लोहार का काम करते थे। वो सोमवार से लापता थे। जुमेरात को जब उनके बड़े भाई यूनुस जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे, तब उन्होंने लाश की शनाख्त कर ली। अंकित शर्मा, उम्र 25 साल, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित की लाश चांदबाग के नाले में मिली थी। वो 1 दिन पहले से लापता थे। ये खबर हम लोगों ने तफसीलात से आपको सामने रख दिया है। मोहम्मद शाहबान, उम्र 22 साल, मुस्तफ़ाबाद बाशिंदा। शाहबान की वेल्डिंग की दुकान थी। उनको तब गोली लगी जब वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे। उनके रिश्तेदारों के मुताबिक भीड़ ने उनकी दुकान भी जला दी थी। संजीत ठाकर, उम्र 32 साल, खजूरी के रहने वाले संजीत एक वेल्डिंग यूनिट में काम करते थे। उनकी फैमिली में उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। काम से घर लौटते हुए उनको चांदबाग में पत्थरों से चोट लगी। रतनलाल, उम्र 22 साल, राजस्थान के सेकर के रहने वाले रतनलाल दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और गोकुलपुरी के एसीपी ऑफिस में तैनात थे। उनकी फैमिली में उनकी बीवी और 3 बच्चे हैं। विनोद कुमार, उम्र 50 साल, घोंडा चौक के अरविंद नगर के बाशिंदा विनोद कुमार पर भीड़ ने हमला किया था जब वो और उनके बेटे नितिन कुमार रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी बाइक को भी आग लगा दी गई थी। अकबरी, उम्र 85 साल, उनकी फैमिली ने बताया कि गामरी गांव में उनके घर में आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से अकबरी की मौत हो गई। उनके बेटे मोहम्मद साहिद सलमानी उनके घर की 2 मंजिलों पर कपड़े बनाने की वर्कशॉप चलाते हैं। अनवर, उम्र 58 साल, शिवविहार के बाशिंदा अनवर एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। उनकी फैमिली में बीवी और 2 बेटियां हैं। उनके एक रिश्तेदार सलीम कसार ने बताया कि अनवर की इतनी बुरी तरह लाश जला दी गई थी कि वो उसको पहली बार में पहचान ही नहीं सके। उन्होंने बताया, मैंने फिर उनको उनके पाँव के एक निशान से पहचान पाया। दिनेश कुमार, उम्र 35 साल, दिनेश ड्राइवर का काम करता था। उनकी फैमिली में बीवी और 2 बच्चे हैं। उनके भतीजे आशीष कुमार ने बताया कि दिनेश को कई घंटों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। जुमेरात दोपहर को बताया कि उनकी मौत हो गई। आमिर, उम्र 30 साल, हाशिम, उम्र 17 साल, ओल्ड मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले आमिर और हाशिम भाई थे जो बुध की दोपहर से लापता थे। जुमेरात की शाम को उनके बड़े भाई शीरुद्दीन 31 हॉस्पिटल शनाख्त करने पहुंचे थे। मुशर्रफ, उम्र 35 साल, उत्तर प्रदेश की बिदायूं के रहने वाले मुशर्रफ करदमपुरी में ड्राइवर के बतौर काम करते थे। उनके भीड़ के जरिए गोकुलपुरी के एक नाले में फेंक दिया गया था। उनकी फैमिली में उनकी बीवी और 3 बच्चे हैं। इसी तरह वीरभान, इसकी उम्र 48 साल है, करावल नगर के रहने वाले वीरभान ताजिर थे। उनको सोमवार को सर में गोली मारी गई थी। उनकी फैमिली में उनकी बीवी, 22 साल का बेटा और 15 साल की बेटी है। जाकिर, उम्र 26 साल, बुर्जपुरी के बाशिंदा जाकिर वेल्डिंग का काम करते थे। उनको सर में गोली लगी और पेट पर
कई चोटें आई थी। मंगल की शाम को उनकी मौत हो गई। इश्तियाक खान उम्र 24 साल, करदमपुरी बाशिंदा। इश्तियाक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन बनाने का काम करते थे। उनके पेट में गोली लगी थी। उनकी फैमिली में उनकी बीवी, 3 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा है। दीपक कुमार उम्र 34 साल, झिलमिल इलाके में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपक के सर में गोली लगी थी। उनकी फैमिली में उनकी बीवी और एक बेटी और एक बेटा है। अशफाक हुसैन पेशे से इलेक्ट्रीशियन, इसकी उम्र 22 साल है। अशफाक को 5 गोलियां लगी थी। उनकी शादी गुज़श्ता 11 फरवरी की हुई थी। उनकी फैमिली में उनकी बीवी मौजूद है। इसी तरह परवेज आलम उम्र 50 साल, गोंडा के रहने वाले परवेज वजीराबाद में मोटर गैराज चलाते थे। उनको मंगल को पेट में गोली लगी थी। मेहताब उम्र 21 साल, मजदूर के बतौर काम करने वाले मेहताब को भीड़ ने मंगल को मारा। जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर उनकी फैमिली को 2 दिन इंतजार करने के बाद जुमेरात को उनको लाश मिली। मोहम्मद फुरकान उम्र 32 साल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले फुरकान शादी के लिए डिब्बे बनाने का काम करते थे। उनकी फैमिली में उनकी बीवी, 4 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। राहुल सोलंकी उम्र 26 साल, सिविल इंजीनियरिंग करने वाले राहुल एक निजी कंपनी में काम करते थे। उनको गोली लगी थी। उनके वालिद हरी सिंह सोलंकी 69 साल ने बताया कि वो लोग अप्रैल में होने वाली उनकी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। मुदस्सिर खान उम्र 35 साल, मुदस्सिर ऑटो रिक्शा चलाते थे। उनकी फैमिली में उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। शाहिद आलवी उम्र 24 साल, उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर के रहने वाले शाहिद ऑटो रिक्शा चलाते थे। 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी बीवी शाजिया हामिला है। अलवी की मौत सोमवार को पेट में गोली लगने के बाद हुई थी। अमान उम्र 17 साल, अमान को लोकनायक हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ मौजूद एक वकीलों के ग्रुप ने बताया कि उनकी फैमिली सेलमपुर में हो रहे मुजाहरे का हिस्सा थी। महरूब अली उम्र 30 साल, भजनपुरा के रहने वाले महरूब के इलेक्ट्रिकल दुकान थी। उनके सर में गोली लगी थी। मोहम्मद यूसुफ उम्र 52 साल, बढ़ई का काम करने वाले यूसुफ ओल्ड मुस्तफाबाद के रहने वाले थे। वो काम करके नोएडा से घर वापस लौट रहे थे जब उन पर हमला हुआ था। उनकी फैमिली में उनके 7 बच्चे हैं। तो नाज़रीन, ये है उन लोगों के नाम और उन लोगों की फहरिस्त जो दिल्ली के हालिया तशद्दुद में मारे गए, शहीद हुए और उनकी फैमिलियाँ जिस अंदाज में बर्बाद हुई हैं। इस रिपोर्ट से आप लोगों के सामने आ सकती हैं। जितने लोगों की शनाख्त की तफसीलात हासिल हुई थी एक वेबसाइट के ज़रिए से, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। नाज़रीन, गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। आप लोगों को मालूम है इतनी जानें चली गई, जो कुछ भी हो रहा है गुज़श्ता 2-2.5 महीने से। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह अपने आप में हरदर्म है और हरदर्मी पर है, जो कि वज़ीर ख़ारिजा है। कलकत्ता में उनके आज आमद हुई है, तो वहाँ पर अमित शाह को गो बैक के नारे काले झंडे के साथ ज़बरदस्त मुजाहरे हुए हैं और उनके खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया गया है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और बाएं बाजू की जमातों के कारकुनान भी उसमें शामिल थे और दमदम एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर के फासले पर कांग्रेस कारकुनों, बाएं बाजू के कारकुनों ने हाथों में पोस्टर बैनर उठा रखे थे और अमित शाह गो बैक के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा नाजरीन, डॉक्टर कफील खान के सिलसिले में खबरें आ रही हैं। उनके अहलिया ने हाईकोर्ट को एक ख़त लिखा है जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर कफील खान को क़ैद खाने में जान से मारा जा सकता है। डॉक्टर कफील खान की अहलिया शबिस्ता खान ने शोहर की ज़िंदगी को ख़तरा करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस और सीनियर सरकारी अहदेदारों को लिखे अपने ख़त में शबिस्ता ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल होने की पादाश में मथुरा जेल में क़ैद अपने शोहर के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। डॉक्टर कफील पर इश्तियालंगेज़ बयानबाजी का इल्ज़ाम जबरन लगाया गया है और आयद किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल जेल खाना और दीगर उनको लिखे गए ख़त में शबिस्ता ने कहा, मेरे शोहर को जेल में ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। शबिस्ता ने कहा कि वो जेल में कैद अपने शोहर की ज़िंदगी के हवाले से खौफजदा हैं और उन्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा करती हैं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उनके शोहर को सरगर्म मुजरिमों से दूर आम कैदियों के साथ रखा जाए। तो नाज़रीन, जुल्म व तशद्दुद की ये कहानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। डॉक्टर कफील खान के सिलसिले में तो आप सारी तफसीलात जानते हैं कि किस तरह से जो है उनके ख़िलाफ़ मुहिम की गई है और जबरन जो है उनको क़ैद किया गया है और इस वक्त ये एक नाम बन गए हैं जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ जलसों में उनको मदऊ करके जुल्म के ख़िलाफ़ बयानबाजी बयान करने के लिए बुलाया जाता है और बच्चों को और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूम घूम करके वो बच्चों को अपनी जानिब से जो है तिब्बी मुहिम भी चलाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो
हुकूमत को अपने टक्कर में ले ले, उनके साथ तो यही होना है। और बिलखुसूस जब उसका ताल्लुक़ इस्लाम से हो, मुसलमान से हो, तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने जिस तरह के रोड़े इस वक्त अटकाए जा रहे हैं वो तमाम लोगों के सामने हैं। इस पर ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, उधर आलम इस्लाम पर अगर नज़र करते हैं तो अलग अलग ख़बरें निकल कर के आ रही हैं। तुर्की के फ़िज़ाई हमले 2 रोज़ में 74 शामी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, शाम की शिमाली मगरबी सूबे इदलिब में जारी लड़ाई के दौरान तुर्की ने शामी फ़ौज के ठिकानों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, बल्कि उसमें ज़्यादती लाया है, उसमें ज़ोर दिया जा रहा है। शाम में ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने इदलिब और हल्ब के देही इलाकों में तुर्की के ड्रोन तैयारों के हमलों के नतीजे में 26 शामी हुकूमत फोर्सेस और उसके वफादार बंदूक बरदारों की हलाकत की तस्दीक की है। इंसानी हुकूक ग्रुप के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान तुर्की के फ़िज़ाई हमलों में हलाक होने वाले शामी फ़ौजियों की तादाद 76 हो गई है। बहरकैफ नाज़रीन, एक तरफ शाम पूरी तरह से तुर्की पूरी तरह से शाम के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई कर रहा है और निशाना बना करके उनको हलाक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पर जो है ये ख़बर भी आ रही है कि किस तरह से जो है इस वक्त मुहाजिरीन वो जो है लगातार इस वक्त जो है यूरोप की जानिब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की से निकलने वाले मुहाजिरीन की तादाद इस वक्त यूरोप की जानिब जाने वालों की तादाद जो है 76,358 हो गई है। और इस वजह से जो है इस वक्त यूरोपियन ममालिक की जानिब से लगातार इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, लेकिन तुर्की को लेकर के मुहाजिरीन को भेजने की तादाद को लेकर के इस वक्त एर्दोगान क्या कह रहे हैं, वो एक वीडियो आई हुई है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो सुने कि किस तरह 37 लाख मुहाजिरीन को इस वक्त तुर्की पाल रहा था और उसके अंडर में हैं अभी सिर्फ 76,358 अगर पार करके रास्ता पार करके यूरोपियन कंट्री की जानिब जा रहे हैं तो उनकी क्या हाल हुई है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर तुर्की उर्दू ने उर्दू के साथ जो एर्दोगान बयान कर रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पेश की जा रही हैं। आप इसको सुने, फिर उसके बाद मैं आपको मलेशिया और फिर जो है दोहा ले जाता हूँ ताकि वहाँ अफ़गान के साथ अमेरिका का जो मुआहिदा हुआ है उस पर कुछ तफसील से बात करते हैं। Ne dedik aylar önce? Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18.000 oldu kapıları zorlayıp geçenler, ama bugün herhalde 25.000, 30.000'i bulabiliriz. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? Avrupa Birliği sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım. 3,7 milyon Suriyeliyi biz ülkemizde barındırıyoruz. Şimdi tabii yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. तो नाज़रीन, मलेशिया ने नए वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कर लिया है। जी हाँ, मलेशिया के साबिक़ वज़ीर दाखिला मुहियुद्दीन यासीन को इतवार के रोज़ मुल्क के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ दिलाया गया है। यासीन ने रिवायती मलाई ड्रेस में कौमी महल में मलेशिया के शाह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह के सामने मुल्क और अवाम की खिदमत करने का अहद किया है। साल 2018 में होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके वज़ीर आज़म बने 94 साला महातिर मोहम्मद के 24 फरवरी को अचानक इस्तीफ़ा दे देने के बाद यासीन को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। सुल्तान ने हफ्ते को यासीन की तकर्री पर मोहर लगाई थी। हलफ बर्दारी की तकरीब में यासीन की सियासी साथियों ने भी शिरकत की। मलेशिया के 8वें वज़ीर आज़म बनने वाले 72 साला यासीन 2009 से 2015 के दरमियान साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब रज़्ज़ाक़ के साथ नायब वज़ीर आज़म के तौर पर काम किया था। उन्होंने बाद में महातिर के साथ पेरबोबेर साटो मलेशिया पार्टी कायम की और उसके सदर बने थे। अब जो है ये मलेशिया के नए वज़ीर आज़म हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए तालिबान और अमेरिका की बात करते हैं। तवील इंतज़ार और मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद अमरीकी मुज़ाकरातकारों और तालिबान के नुमाइंदों ने 29 फरवरी बरोज़ हफ्ता खलीजी रियासत कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे के बाद अफ़गानिस्तान में तैनात हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की
वतन वापसी की राह हमवार हो जाएगी। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो और तालिबान के दोहा में तर्जुमान सुहेल शाहीन भी शरीक थे। दोहा में अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए अफगान तालिबान का 31 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द भी मौजूद था। अमरीका की जानिब से तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए खुसूसी मंदूब ज़ल्मए खलील ज़ाद ने अमरीकी मुज़ाकरात वफ्द की क़ियादत की। इस अमन मुआहदे में शिक भी शामिल है कि तालिबान मुस्तकबिल में अफगानिस्तान को अलकायदा और इस जैसी दीगर दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। डील के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों की वापसी शुरू हो जाएगी, जो तालिबान का देरीना मुतालबा था। ये वापसी 14 माह में मुकम्मल हो जाएगी। अमरीका अफगानिस्तान में तैनात अपने 12,000 फौजियों में से 8,600 फौजी वापस बुलाएगा। अमरीका और तालिबान दोनों ही ने इस माहदे को संगे मिल करार देते हुए कहा है कि ये जंगज़दा मुल्क में क़याम अमन की जानिब एक अहम कदम है। अमन माहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू करते वक्त अमरीका ने अफगानिस्तान में मुकम्मल सीज़ फायर का मुतालबा किया था। ताहम अमरीका तालिबान से अफगानिस्तान में तशद्दुद के मुस्तकिल खात्मे की यकीन दहानी हासिल नहीं कर पाया था। सदर ट्रंप ने जुमा के रोज़ अपने बयान में कहा था कि अगर तालिबान और अफगान हुकूमत अपने वादों पर कायम रहे तो अफगानिस्तान में जंग के खात्मे और अमरीकी फौजों की वापसी की राह हमवार हो जाएगी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमन माहदे से सदर ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात जीतने में मदद मिलेगी और ट्रंप का एक हॉट स्ट्रोक था, इस तरह भी कहा जा रहा है। इसके अलावा नाजरीन, मुआहदे से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्की वजीर खारिजा माइक पोम्पियो को मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर दोहा रवाना किया और अपने वजीर दिफा मार्क एस्पर को काबुल हुकूमत का एतमाद लेने के लिए अफगान दारुल हुकूमत काबुल रवाना किया था। मुआहदे के वक्त अफगान हुकूमत का वफद दोहा में मौजूद था, लेकिन उनका बज़ाहिर मुआहदे में कोई किरदार नहीं था। अब तक तालिबान अफगान हुकूमत को अमरीका की कठपुतली करार देते हुए काबुल हुकूमत से बराह रास्त राब्ते से इज्तनाब करते रहे हैं। एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने मुआहदे पर दस्तखत किए जाने से कबल कहा था, इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान ने तालिबान के साथ इब्तिदाई राबितों के लिए कमेटी बना दी है। हमने एक कमेटी तालिबान की मुसलसल मुतालबों के बाद कायम की, जो हम तक हमारे आलमी इत्तेहादियों की जानिब से पहुँचाए गए थे। दूसरी जानिब दोहा में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना था, हमने अफगानिस्तान के हुकूमती वफ्द को दोहा आने की दावत नहीं दी। अगर अमरीका ने उन्हें बुलाया है तो ये हमारा मसला नहीं है। सुहेल शाहीन का मजीद कहना था, हम अमरीका के साथ मुआहदे में तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। एतमाद साजी के मरहले में अफगान जेलों से हमारे 5,000 कैदी और हमारी कैद में मौजूद हुकूमत की 1,000 कैदी रिहा किए जाएंगे। इसके बाद ही इंटर अफगान डायलॉग का आगाज़ हो सकता है। यानी कि इस वक्त साफ एक आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हुकूमत है उसको कभी भी अफ़गान यानी तालिबान ने कबूल नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि उसको कबूल करने का मतलब ना करने का मतलब ये है कि वो कठपुतली है अमेरिका की, यानी अमेरिका के इशारों पर अफ़गान हुकूमत काम करती है। यही वजह है कि मुज़ाकरातकार का ये पूरा का पूरा सिलसिला जो रखा गया वो अमेरिका से रखा गया। जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की कठपुतली हुकूमत मानी जाती है उससे तालिबान का कोई वास्ता नहीं था और ना ही मुज़ाकरात के लिए उन्होंने आगे बढ़े। अब जो इंटर अफ़गान, जाहिर सी बात है कि जो ये पूरा आलमी सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं कि कौन कब जाएगा और कितने फ़ौजी वापस ले लिए जाएंगे, तालिबान को क्या करना होगा और अमेरिका को क्या करना होगा, इस भी जाहिर सी बात है कि जो हुकूमत इस वक्त अफ़गानिस्तान में है उसका भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए, जबकि तालिबान उस हुकूमत को मानती ही नहीं है। लेकिन तालिबान का ये वहाँ पर सबसे बड़ा मुतालबा ये है वहाँ की हुकूमत से कि जब तक उसके 6,000 कैदियों को जो इस वक्त वहाँ की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान की रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक जो है अफ़गानिस्तान की कठपुतली हुकूमत के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं होंगे और इंटर अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुआहदे होंगे इन तमाम कैदियों को रिहा किए जाने के बाद ही होंगे। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ तफसीलात थी। अब आगे जाकर के मुज़ाकरात पर दस्तखत तो हो गए हैं, अब जो मेन मरहला है अमली सतह पर उसको इम्प्लीमेंट करना वो असल मरहला है। देखते हैं कि उसमें तालिबान कहाँ तक कामयाब होते हैं और अमेरिका अपने वादों के पास लिहाज रखने में कहाँ तक कामयाब होता है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।